नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से अधिकोषण सब्जेक्ट की अध्यापिका। कक्षा एकादश के लिए अधिकोषण तत्व विषय का मुद्रा उपविषय के अंतर्गत चैप्टर आता है मुद्रामान, स्वर्णमान व रजतमान। तो बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि इस वीडियो को देखने पर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आ पाएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं मुद्रामान। मुद्रामान का अर्थ, जैसे कि आप देखते हैं मुद्रा प्लस मान। मुद्रामान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मुद्रा प्लस मान। मुद्रा से मतलब मूल्य और मान से मतलब उसका आधार, जिसके आधार पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मुद्रा से आशय हर उस वस्तु, उस पदार्थ से होता है जो किसी अन्य वस्तु अथवा सेवाओं को क्रय करने की क्षमता रखती है। हम उस वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। हर वो वस्तु जो किसी भी लेन देन को संभव बनाती है वह मुद्रा कहलाती है। अब दूसरा शब्द आता है मान। मान से तात्पर्य उस माप, तोल अथवा नाप से होता है जिसके आधार पर मुद्रा या वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसकी क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। परंतु इस प्रकार मुद्रामान से तात्पर्य उस वस्तु या पदार्थ से लगाया जाता है जिसके द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति को व्यक्त किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि कौन सी मुद्रा में किस प्रकार की वस्तु को क्रय करने की क्षमता है। तो परंतु मुद्रामान का जो यह अर्थ है बहुत ही छोटे शब्दों में दिया गया है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि मुद्रामान से आशय, इसको हम दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी देश की मुद्रा का मूल्य जिस पदार्थ या मुद्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है उस वस्तु या मुद्रा को उस देश का मुद्रामान कहा जाता है। जिस भी देश की मुद्रा का मूल्य जिससे भी संभव होता है, यानी कि जिस देश में जो सी मुद्रा चलन में होती है, जिसके द्वारा लेन देन संभव होता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वही मुद्रामान कहलाता है। दूसरा टॉपिक आता है मूल्यमान का अर्थ। मूल्यमान का अर्थ, मूल्यमान से आशय उस मौद्रिक इकाई से है जिसके आधार पर हम देश की मुद्रा की इकाई को मापते हैं, आकलन करते हैं। मूल्यमान से तात्पर्य उस मौद्रिक इकाई से है जो मूल्य मापन के रूप में कार्य करती है और जिसमें किसी देश की समस्त वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता होती है। जैसे भारत में रुपया, रूस में रूबल, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड मूल्य मापक के उदाहरण हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने देश में अपनी वस्तुओं, सेवाओं अथवा और अन्य चीज़ों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है मुद्रामान के स्वरूप। मुद्रामान को हम किस तरह से इसको आकलन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है वस्तुमान। वस्तुमान का मतलब होता है ऐसा युग जिस युग में आपने वस्तु विनिमय शब्द का नाम सुना होगा। वस्तु विनिमय से आशय वस्तुओं के लेन देन से है। प्राचीन काल में जब मनुष्य आदि मानव था और धीरे धीरे युगों में परिवर्तन आया, तो उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से वस्तुओं को परिवर्तित करके ही करता था। तो उस समय में जब वस्तु की आवश्यकता को दूसरी वस्तु से ही पूर्ति की जाती थी, यानी कि एक वस्तु लेना और बदले में दूसरी वस्तु का देना ही वस्तुमान का युग कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कृषि युग में, चारागाह युग में, शिल्पकार युग में, इन सब में क्या होता था कि लोग, यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो हम
अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु को देकर और अपनी आवश्यकता की वस्तु का क्रय कर लेते थे, यानी कि वस्तु के आधार पर ही वस्तु का विनिमय करते थे, जिस युग को वस्तुमान कहा गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है धातुमान। धातुमान उस युग को कहते हैं जब किसी देश में धातु के आधार पर क्रय शक्ति यानी कि क्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य धातु के आधार पर निर्धारित होता है। वह धातुमान का युग स्वर्ण धातु, रजत धातु के आधार पर भी निर्धारित हो सकता है। जब किसी प्रकार की धातु के सिक्के चलन में होते हैं और उनमें वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता होती है तो उस युग को धातुमान का युग कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है पत्रमान। पत्रमान मतलब पत्र मुद्रा का युग। पत्र मुद्रा के युग में हम जानते हैं कि पत्र मुद्रा जो वर्तमान युग है पत्र मुद्रा का युग है। वर्तमान समय में हम कागज के नोट से ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो इस प्रकार के युग को हम पत्रमान युग कहते हैं। चौथा पॉइंट आता है विनिमयमान। जब किसी एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उसको उस देश का विनिमयमान कहा जाता है। उसका मूल्य दूसरे देश पर लागू होने वाली मुद्रा के आधार पर दो देशों की मुद्राओं का अनुपात निर्धारित करके जो मान रखा जाता है उसे हम कहते हैं विनिमयमान। इसके बाद अब हमने पढ़ा वस्तुमान, धातुमान, पत्रमान और विनिमय। मुद्रामान को दो भागों में बांटा गया है। जो हम ये मुद्रामान पढ़ रहे हैं, मुद्रामान को दो भागों में बांटा गया है। एक आता है एक धातुमान और दूसरा आता है द्विधातुमान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक धातुमान का अर्थ। एक धातुमान, जब किसी देश में एक प्रकार की धातु के सिक्के चलन में होते हैं और उन्हीं से सभी सेवाओं का, वस्तुओं का लेन देन संभव होता है, वह युग एक धातुमान का युग कहलाता है। एक धातुमान में एक ही प्रकार की धातु चलन में होती है, वह असीमित विधि ग्राह्य होती है और सभी वस्तुओं को क्रय करने की उसमें क्षमता होती है। इसके बाद आता है एक धातुमान की विशेषताएं। एक धातुमान की विशेषताएं में पहला पॉइंट आता है स्वर्ण व चांदी की प्रधान मुद्रा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक धातुमान में एक प्रकार की धातु चलन में होती है, तो यह बात तय है कि स्वर्ण और चांदी जो भी धातु चलन में डाली गई है, जिसके आधार पर मुद्रा निर्धारित की गई है, वह ही हमारे देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है, चाहे वे स्वर्ण के सिक्के हों चाहे वे चांदी के सिक्के हों। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्वतंत्र टंकण। स्वतंत्र टंकण का मतलब होता है कि इस मान में एक धातुमान के अंतर्गत आम जनता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह टकसाल में जाकर धातु ले जाकर सिक्के ढलवा सकती है। उसी धातु के सिक्के अपनी इच्छा अनुसार ढलवा सकती है और उसके लिए उसे कोई शुल्क नहीं देना होता। इसी के लिए कहलाता है स्वतंत्र टंकण होना। तीसरा पॉइंट आता है प्रामाणिक मुद्रा। स्वर्णमान अथवा रजतमान, कोई भी धातु यदि चलन में होती है, दोनों धातु ही बहुमूल्य धातु हैं, तो इसलिए यह प्रामाणिक मुद्रा कहलाती हैं। इनका अंकित मूल्य और इनका वास्तविक मूल्य दोनों एक समान होता है, इसीलिए इसे प्रामाणिक मुद्रा कहा जाता है। चौथा पॉइंट आता है असीमित विधि ग्राह्य। असीमित विधि ग्राह्य से आशय कि जिस पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित ना की गई हो, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता ना लगाई गई हो। असीमित विधि ग्राह्य यानी कि बड़ी से बड़ी धनराशि का अथवा छोटी से छोटी धनराशि का इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा चलन में रहने से ही भुगतान किया जाए, उसे कहते हैं असीमित विधि ग्राह्य। पांचवा पॉइंट आता है सहायक मुद्राएं।
स्वर्ण व चांदी की मुद्रा के चलन में होने पर उनके बदले में यदि किसी प्रकार की छोटे छोटे भुगतान किए जाने हैं तो उसके लिए अन्य धातुओं की सहायक मुद्राएं भी चलन में डाली जा सकती हैं। इसके बाद आता है परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता से आशय इस युग में आम जनता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह जब चाहे अपने मूल्य को, अपने जो भी उनका बदले में इकाई चल रही है उसको किसी भी धातु में जाकर परिवर्तित करा सकती है, चाहे वो स्वर्ण में चाहे वो चांदी में। अपने मुद्रा को स्वर्ण अथवा चांदी में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त होता है। 7वां पॉइंट आता है धातु का आयात निर्यात। चूँकि सभी देशों में सभी प्रकार की स्वर्ण धातु और चांदी की धातु सभी देशों में चलन में रहती है, तो इसीलिए धातु के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, सभी देश एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से निम्न धातुओं का आसानी से आयात निर्यात कर सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से संबंधित होता है। उसका वास्तविक मूल्य और उसका अंकित मूल्य एक समान होता है। जनता जब चाहे सिक्कों को वो ढलवाकर उनसे धातु निकालकर वह अपने पास सुरक्षित रख सकती है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं आगे एक धातु मान के गुण। पहला पॉइंट आता है जनता का विश्वास। चूँकि स्वर्ण धातु और रजत धातु दोनों आपस में एक बहुमूल्य धातु हैं और दोनों के सिक्के किसी भी कारण से यदि चलन में रहते हैं तो इस पर आसानी से जनता का विश्वास बना रहता है। दूसरा पॉइंट आता है सरलता। धातुमान का युग एक सरल युग है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं होता। यह आसानी से चलन में डाली जा सकती है और सबके लिए समझनी भी आवश्यक होती है। तीसरा पॉइंट आता है मुद्रा प्रसार का भय। एक धातुमान के अंतर्गत मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता है। नंबर 4 ग्रेशम के नियम का लागू न होना। ग्रेशम का नियम हमें यह समझाता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो इस अवस्था में चूँकि स्वर्ण धातु और चांदी की धातु दोनों अपने आप में एक बहुमूल्य धातुएं हैं, तो इसीलिए इस कंडीशन में ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। 5वां पॉइंट आता है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। हमारे देश में अथवा अन्य देशों में स्वर्ण और रजत बहुमूल्य धातुएं मानी जाती हैं, तो इसीलिए चूँकि सभी देशों में स्वर्ण धातु और रजत धातु से लेन देन संभव होते हैं, तो जिसके कारण विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है और उनसे लेन देन करना सरल हो जाता है। अगला आता है एक धातुमान के दोष। सबसे पहला है अव्यवहारिकता, अव्यवहारिक होना। चूँकि स्वर्ण धातु और रजत धातु यानी कि चांदी की धातु बहुमूल्य धातु हैं, इनका ये आपस में व्यवहारिक हैं। सभी देशों के पास यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए स्वर्ण धातु या चांदी की धातु को एक धातु के आधार पर मुद्रामान निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको अव्यवहारिक माना गया है। दूसरा पॉइंट आता है लोच का अभाव। चूँकि इसमें स्वर्ण और चांदी दोनों बहुमूल्य धातु हैं, इसे हम अपनी इच्छा अनुसार ना तो घटा सकते हैं और ना ही इसको बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें लोच का अभाव पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है बहुमूल्य धातु का ह्रास। दोनों धातु को सुरक्षित रखकर उनके बदले में जो मुद्रा चलन में डाली जाती है वह मुद्रा कोष के रूप में निष्क्रिय पड़ी रहती है, जिससे उसका बहुमूल्य धातु का ह्रास होता रहता है और वह
बेकार ही पड़ी रहती है। चौथा पॉइंट आता है बहुमूल्य धातुओं का अन्य उपयोग संभव नहीं, क्योंकि कोष के रूप में बहुमूल्य धातु स्वर्ण और चांदी सुरक्षित रखी रहती हैं और उनसे किसी भी प्रकार का कुछ अन्य कार्य नहीं किया जा सकता, उनको किसी भी अन्य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए उनका उपयोग संभव नहीं होता। पांचवा पॉइंट आता है निर्धन देशों में अपनाए जाने में कठिनाई। स्वर्ण और चांदी की धातुएं बहुमूल्य धातु हैं। यह संभव नहीं है कि प्रत्येक देश के पास स्वर्ण और चांदी की धातु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो इसीलिए यह माना गया है कि जो देश निर्धन हैं, जहाँ पर ये दोनों धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर यह लागू नहीं हो सकता। इसलिए निर्धन देशों में अपनाए जाने में कठिनाई मानी जा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक धातुमान के प्रकार। एक धातुमान को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर्णमान और रजतमान। स्वर्णमान का अर्थ, स्वर्णमान से आशय उस मान से है जिसके अंतर्गत स्वर्ण की मुद्रा तो चलन में नहीं होती, बल्कि स्वर्ण धातु के बदले में स्वर्ण धातु को सुरक्षित कोष में रखकर उसके बदले में अन्य कोई मुद्रा चलन में डाली जाती है, तो उसे युग को स्वर्णमान का युग कहा जाता है। सुरक्षित कोष के रूप में स्वर्ण धातु को रखा जाता है। इसकी विशेषताएं, स्वर्णमान में सोने की मुद्रा चलन में न होना। स्वर्णमान में सोने की मुद्रा चलन में होती, बल्कि इसको सुरक्षित कोष में रखा जाता है और उसी के बदले में दूसरी मुद्रा का निर्धारण करके, वह पत्र मुद्रा भी हो सकती है या अन्य कोई धातु मुद्रा भी हो सकती है, उसको चलन में डाला जाता है। नंबर 2, जनता का मुद्रा में विश्वास। क्योंकि स्वर्ण धातु को कोष में रखकर ही मुद्रा को चलन में डाला गया है, तो इसीलिए इसका जनता पर पूरा विश्वास बना रहता है। जनता का इस प्रक्रिया पर, स्वर्णमान के युग पर बहुत विश्वास बना रहता है। स्वयंचालित व्यवस्था। स्वर्णमान अपने आप में बहुमूल्य धातु है और यह कोष के रूप में रखी है, तो इसमें यह स्वयं चालित व्यवस्था है, क्योंकि इसी के आधार पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है और इसको चलन में लाने की आवश्यकता नहीं होती, यह तो स्वयं ही चलन में आ जाती है। वास्तविक मूल्य व अंकित मूल्य समान। स्वर्णमान के आधार पर ही वस्तु का मूल्य यानी कि मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो इसीलिए उसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य एक समान होता है। पांचवा पॉइंट आता है असीमित विधिग्राह्य। असीमित विधिग्राह्य से आशय असीमित यानी कि जिस पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित ना की गई हो। विधिग्राह्य से आशय कानूनी तौर पर लागू होना। वो मुद्रा जो किसी भी बाध्यता के अंतर्गत लागू ना हुई हो, यानी कि उस पर कोई भी बाध्यता नहीं हो, वह खुले रूप से चलन में हो, बड़े से बड़े भुगतान के लिए दी जा सकती हो, उसे कहेंगे असीमित विधिग्राह्य होना। स्वतंत्र टंकण। स्वर्ण धातु के सिक्के स्वर्णमान के अंतर्गत आम जनता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने पास उपलब्ध स्वर्ण धातु को जब चाहे टकसाल से जाकर उन्हें सिक्के के रूप में ढलवा सकती है। इसके बाद आता है स्वर्णमान के गुण। पहला पॉइंट आता है स्वर्णमान के गुण। पहला पॉइंट है सरलता। यह मान एक सरल मान है। स्वर्ण धातु के बदले में धातु का चलन में आना, इसमें स्वर्ण के सिक्के भी चलन में हो सकते हैं और उनके बदले अन्य धातु के सिक्के भी चलन में आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल्यों में स्थिरता। मूल्यों में स्थिरता बने रहना। मूल्य में स्थिरता से आशय उस मान से है
चूँकि स्वर्ण मान एक बहुमूल्य धातु है, इसका मान जल्दी से परिवर्तित नहीं होता, यह मान लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए इसके आधार पर मुद्रा का मूल्य भी स्थिर रहता है। तीसरा पॉइंट आता है जनता का विश्वास। स्वर्ण मान सोने का युग, स्वर्ण धातु का चलन में होना, स्वर्ण धातु के बदले में अन्य किसी धातु का चलन में होना, तो इसीलिए इस पर जनता का आसानी से विश्वास हो जाता है। चौथा पॉइंट है स्वयं संचालकता। स्वर्ण धातु अपने आप में एक बहुमूल्य धातु है, उसको चलन में लाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपने आप ही चलन में आ जाती है। यदि वर्तमान समय में भी आपको सोने की कोई धातु देकर आपसे कुछ खरीदना चाहता है तो आप उसके लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, जबकि आज के समय में तो स्वर्णमान चलन में नहीं है, फिर भी सोने की धातु एक ऐसी धातु है जिसको लेने के लिए, जिसको अस्वीकार करने के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा, वह जब चाहे उसको स्वीकार कर सकता है, इसीलिए उसमें स्वयं संचालकता का गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है स्वर्ण मान के दोष। पहला पॉइंट है सुख का साथी। इसे सुख का साथी इसलिए माना गया है क्योंकि यह तभी संभव है जिस देश के पास स्वर्ण के सिक्के उपलब्ध हों, स्वर्ण धातु पर्याप्त मात्रा में हो। यदि किसी देश के पास स्वर्ण धातु पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वह स्वर्ण मान को लागू नहीं कर सकता, इसीलिए इसे सिर्फ सुख का साथी माना गया है। दूसरा पॉइंट है गरीब देशों के लिए अनुपयुक्त। जिन देशों के पास स्वर्ण धातु पर्याप्त मात्रा में नहीं है वह इस युग को स्वर्ण मान को अपने यहाँ लागू नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ण मान के लिए स्वर्ण धातु का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट आता है लोचकता का अभाव। इस युग में लोचकता का अभाव पाया जाता है क्योंकि इसे अपनी इच्छा अनुसार ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है स्वर्ण का अपव्यय। स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण धातु कोष के रूप में रखी रहती है, इसमें आम जनता को अपनी मुद्रा को स्वर्ण धातु में परिवर्तित करने का अधिकार होता है, वह जब चाहे स्वर्ण का अपव्यय कर सकती है, वह जब चाहे उसको परिवर्तित कराकर उसका कुछ भी अपव्यय कर सकती है। अभी तक हमने पढ़ा एक धातु मान के अंतर्गत स्वर्ण मान, स्वर्ण मान का अर्थ, स्वर्ण मान के विशेषताएं, स्वर्ण मान के गुण, स्वर्ण मान के दोष। अब एक धातु मान के अंतर्गत ही हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं रजत मान। रजत मान से आशय चांदी के मान से है। जब किसी देश में चांदी के सिक्के चलन में होते हैं या चांदी की धातु के बदले में देश की प्रधान मुद्रा चलन में डाली जाती है तो उस मान को रजत मान कहा जाता है। क्योंकि जैसे स्वर्ण धातु भी अपने आप में एक बहुमूल्य धातु है, उसी प्रकार से रजत धातु भी अपने आप में एक बहुमूल्य धातु है। इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता, देश की प्रमाणिक मुद्रा चांदी की बनी होती है जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के मापक का कार्य करती है। देश में जो भी मुद्रा चलती है वह चांदी की बनी होती है और वही विनिमय के माध्यम यानी कि लेन देन का कार्य करती है और मूल्य के मापक मतलब मूल्य को निर्धारित करती है। दूसरा आता है यदि पत्र मुद्राएं चलन में होती हैं तो उन्हें बदलने के लिए चांदी का कोष रखना आवश्यक होता है, क्योंकि रजत मान के युग में आम जनता को यह अधिकार होता है कि वह जब चाहे पत्र मुद्रा के बदले में आम बैंकों में जाकर अपनी मुद्रा के माध्यम से उसे चांदी धातु में परिवर्तित करा सकती है। तीसरा पॉइंट आता है चांदी के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि रजत मान के अंतर्गत चांदी के सिक्के ही चलन में हो सकते हैं,
तो इसीलिए हम विदेशों से आयात निर्यात भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। इसके बाद आता है असीमित विधि ग्राह्य। ये असीमित विधि ग्राह्य है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमितता नहीं बांधी गई है, इससे बड़ी से बड़ी धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। स्वतंत्र टंकन। स्वतंत्र टंकन के अंतर्गत, रजत मान के अंतर्गत आम जनता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह जब चाहे इसका टंकन करा सकती है। बैंकों से पत्र मुद्रा के बदले में चांदी की धातु को प्राप्त करके उसको सिक्कों के रूप में डलवा सकती है या चांदी की धातु को ही अपने पास सुरक्षित रख सकती है। इसी से अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं। आगे है रजत मान के गुण। रजत मान के गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है जनता का विश्वास। जैसे कि स्वर्ण मान के युग में स्वर्ण भी बहुमूल्य धातु है और रजत भी बहुमूल्य धातु है, तो इसमें भी जनता आसानी से विश्वास कर लेती है और उस धातु को चलन में ले आती है। दूसरा पॉइंट आता है सरल पहचान। इसको पहचानना बहुत सरल होता है क्योंकि रजत धातु भी बहुमूल्य धातु है। जनता के लिए इसे स्वीकार करना, इसे पहचान करना, इसे चलन में लाना आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है व्यापार में सुविधा। चूँकि रजत मान चांदी की धातु के चलन में आने से कहलाता है और उससे भी व्यापार में सुविधा रहती है, किसी को भुगतान देने में, यहाँ तक कि विदेशी भुगतान में भी यह सहायक होता है। चौथा पॉइंट आता है मूल्यों में स्थिरता। मूल्यों का स्थिर बने रहना, यानी कि चांदी की धातु बहुमूल्य धातु होने के कारण इसमें प्रतिदिन कोई गिरावट नहीं होती और इसमें मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। पांचवा पॉइंट आता है ग्रेशम के नियम का लागू न होना। रजत मान के अंतर्गत भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता क्योंकि चांदी की धातु बहुमूल्य धातु है और ग्रेशम का नियम बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, जबकि स्वर्ण भी अच्छी मुद्रा में गिनी जाती है और रजत भी अच्छी मुद्रा में ही गिनी जाती है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं रजत मान के दोष। पहला पॉइंट आता है लोच का अभाव। चूँकि हम बार बार इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि चांदी की धातु एक बहुमूल्य धातु है, इसको यदि चलन में लाया जाता है तो इसमें लोचकता का अभाव पाया जाता है। इसे अपनी इच्छानुसार ना तो घटाया जा सकता और ना ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है चांदी को कोष में रखना। रजतमान के अंतर्गत चांदी की धातु को कोष में सुरक्षित रखा जाता है और उसके बदले में अन्य प्रकार की धातु चलन में अन्य प्रकार की मुद्रा चलन में डाली जाती है। तीसरा पॉइंट आता है अधिक खर्चीली। स्वर्णमान की भांति रजतमान भी एक खर्चीला मान है, इसीलिए इसे अधिक खर्चीला माना गया है। चौथा पॉइंट आता है मितव्ययिता की कमी। रजत धातु बहुमूल्य होने के कारण इसमें मितव्ययिता का अभाव पाया जाता है। अब तक हमने एक धातुमान के अंतर्गत एक धातुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वर्णमान और एक रजतमान। स्वर्णमान और रजतमान में पढ़ने के बाद अब हम आते हैं धातुमान के प्रकार पर। धातुमान के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था एक धातुमान और उसी के बाद आता है द्विधातुमान। द्विधातुमान का अर्थ, द्विधातुमान से आशय उस मान से होता है जब एक ही स्थान पर एक ही देश में दो प्रकार की धातुएं एक निश्चित अनुपात के आधार पर चलन में डाली जाती हैं। उनका मूल्य एक निश्चित अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है और दो प्रकार की मुद्राओं को चलन में डाला जाता है। वह एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात के आधार पर विनिमय की जा सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं द्विधातुमान की विशेषताएं। द्विधातुमान, द्वि से मतलब दो,
जब दो प्रकार की धातुएं चलन में होती हैं तो उसके लिए उसकी पहली विशेषता है सोने व चांदी के सिक्के एक साथ चलन में होना। द्विधातुमान के अंतर्गत दो प्रकार की धातु सोने और चांदी दोनों प्रकार की धातु के सिक्के एक साथ चलन में डाल दिए जाते हैं, इसी युग को द्विधातुमान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है असीमित विधि ग्राह्य। चूँकि दोनों धातुएं स्वर्ण और रजत दोनों ही धातुएं बहुमूल्य हैं तो इस पर किसी प्रकार की कोई सीमितता नहीं है। ये असीमित रूप से विधिग्राह्य हैं। चलन इनका असीमितता के साथ चलन में डाला जा सकता है और बड़ी से बड़ी धनराशि का इससे भुगतान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र आयात निर्यात, किसी भी वस्तु को मंगाना अथवा किसी भी वस्तु को बाहर भेजना एक आसान सी प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि सभी देशों में द्विधातुमान का युग लागू होने पर उनसे वस्तुओं का आयात और निर्यात आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है स्वतंत्र टंकण। स्वतंत्र टंकण से आशय किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। इसके टंकण में जनता जब चाहे स्वर्ण और रजत दोनों प्रकार की धातुओं का टंकण, दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्कों का टंकण करा सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अंकित मूल्य व धात्विक मूल्य समान। धातु मुद्रा के अंतर्गत मीन्स द्विधातुमान के अंतर्गत दोनों प्रकार की धातु का अंकित मूल्य और उनका धात्विक मूल्य जो भी होता है सिक्कों का मूल्य वो एक समान रहता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। छठा पॉइंट आता है सहायक धातु का चलन में होना। छोटी छोटी धनराशि का भुगतान करने के उद्देश्य से सहायक धातु भी चलन में आती हैं, जिससे छोटी छोटी धनराशि का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं द्विधातुमान के गुण। विदेशी भुगतानों में सुविधा रहती है क्योंकि सभी देशों में भुगतान हो जाता है आसानी से। अगला पॉइंट है बैंकों को भी सुविधा होती है क्योंकि बैंकों में भी लेन देन सरलता से किया जा सकता है। नंबर 3, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि दोनों प्रकार की धातुएं बहुत बहुमूल्य होती हैं और उससे देश उन्नति करता है। नंबर 4, सभी देशों द्वारा अपनाया जा सकता है क्योंकि सभी देशों में दोनों प्रकार की धातुएं उपलब्ध हैं। नंबर 5, सुरक्षित कोषों का विस्तार होता है क्योंकि स्वर्ण और रजत दोनों प्रकार की धातुएं सुरक्षित कोषों में रखी जाती हैं, इसीलिए इसमें कोषों का विस्तार हो जाता है। इसके बाद आता है द्विधातुमान के दोष। इसे खर्चीली व्यवस्था माना गया है क्योंकि इसमें दो प्रकार की धातुओं का कोष रखा जाता है। इसे अव्यावहारिक माना गया है क्योंकि दोनों प्रकार की धातु प्रत्येक देश के पास उपलब्ध मात्रा में होना संभव नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत द्विधातुमान के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है बहुमूल्य धातु की हानि। इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुमूल्य धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी कोष में बेकार पड़ी रहती हैं, जिससे उनकी हानि होती है। इस व्यवस्था में मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है और यह व्यवस्था मीन्स द्विधातुमान की व्यवस्था सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा मुद्रामान, स्वर्णमान व रजतमान। धन्यवाद बच्चों।